हेलो फ्रेंड। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और जो आज की क्लास है हमारी वो है पॉलिटी। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का परिचय, जिसमें कि संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, और संविधान के कार्य क्या हैं, संविधान की विशेषताएं क्या हैं, संविधान का वर्गीकरण, इन सबको पढ़ने वाले हैं हम। और इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी फैक्ट हैं वो सारे कवर करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब जितने भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य होंगे या इसके बारे में जो भी जानना। परिचय का मतलब क्या होता है? परिचय का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ का भी हम परिचय जान रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी या उसके बारे में जानना। तो वही हम आज करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने 5 पॉइंट नोट कर रखे हैं। पहला, संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता, संविधान के कार्य, संविधान की विशेषताएं और संविधान का वर्गीकरण। तो शुरू करेंगे सबसे पहले टॉपिक से कि संविधान क्या है। ठीक है। तो संविधान को अगर एक वर्ड में कहना हो कि संविधान क्या है तो कहेंगे सर्वोच्च कानून। सर्वोच्च कानून। सुप्रीम लॉ। ठीक है। तो क्या है? सर्वोच्च कानून, सुप्रीम लॉ। और रूल बुक कह सकते हैं। रूल बुक। रूल बुक का मतलब नियमों की किताब या कानून की किताब। ठीक है। और इसके अलावा मौलिक कानून, मूल कानून, और बहुत सारे नाम हैं या बहुत सारे वर्डों का हम यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर सिंपल वे में कहें तो हम कहेंगे कि बुनियादी नियम या बुनियादी नियमों का समूह। बुनियादी नियमों का समूह। बुनियादी नियमों का समूह। संविधान क्या है? बुनियादी नियमों का समूह। ठीक है। बुनियादी नियमों का समूह जिनका पालन नागरिक और सरकार करना पड़ता है। जिनका पालन यानी कि जो नियम है उनका पालन नागरिक और सरकार दोनों को करना पड़ता है। नागरिक और सरकार दोनों को करना पड़ता है। ठीक है। अब सर्वोच्च कानून क्या है? सर्वोच्च कानून का मतलब है कि सर्वोच्च कानून में नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के अधिकार और सरकार की शक्तियां। ठीक है। इसमें क्या होगा? नागरिकों के अधिकार होंगे, सरकार की शक्तियां होंगी, और शासन चलाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। सर्वोच्च कानून क्या करता है? नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्तियां और शासन चलाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। शासन चलाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। ठीक है। तो ये पॉइंट होगा कि संविधान क्या है, सर्वोच्च कानून है या रूल बुक है। ऐसी बुक जिसमें रूल्स लिखे हों, कानून लिखे हों, उसको संविधान कहेंगे। और बुनियादी नियमों का समूह जिनका पालन नागरिक और सरकार दोनों को करना पड़ता है। नागरिकों के अधिकार, सरकार की चलाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। अगर उदाहरण से समझें तो यूं कहेंगे जैसे कि स्कूल। ठीक है। एक स्कूल लेते हैं। स्कूल है तो स्कूल के कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों का पालन करना सबके लिए जरूरी होता है। सबके लिए ऐसे मतलब है कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है, टीचर हैं और स्टूडेंट हैं। तो जो स्कूल के नियम होंगे, स्कूल के नियम
इनका पालन इन तीनों को करना पड़ेगा। तीनों को मतलब प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, सबको उन स्कूल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। वैसे ही देश में जो संविधान है वैसे ही देश के लिए नियम है जिसको संविधान कहते हैं। तो संविधान के जो नियम है उनका पालन सबको करना पड़ेगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका, जो भी कहें कि शासन चलाने की जो भी व्यवस्था है संविधान में लिखित है और उन सबका पालन करना जरूरी है। सबको करना पड़ता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब किसके हिसाब से चलते हैं? संविधान के हिसाब से। तो सबसे बड़ा, सबसे ऊपर कोई कानून है तो वो है संविधान। ठीक है, और इतना क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी के पॉइंट, हाँ, ये है संविधान की विशेष आवश्यकता, संविधान की कार्य, संविधान की विशेषताएं और संविधान के वर्गीकरण, सब आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, सब समझाऊंगा। तो अभी बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने नोट करके रखा है, ये है संविधान क्या है, फर्स्ट पॉइंट। उसमें ये डेफिनेशन लिख रखी है, इसको नोट कर सकते हैं और ये नोट्स बनाने के लिए अच्छा है। तो संविधान को भूमि का मौलिक कानून, जहां जहां जो कीवर्ड हैं उनको मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मौलिक कानून, देश का सर्वोच्च कानून, सर्वोच्च कानून, देश का मूल कानून, सरकार का साधन, देश के नियम, राजनीति की मूल संरचना, देश का मानदंड आदि के रूप में वर्णित किया गया है। इट मीन्स कि संविधान को ये सब कहा गया है कि मौलिक कानून कहते हैं संविधान को, या सर्वोच्च कानून, मूल कानून, सरकार का साधन, देश के नियम या राजनीति की मूल संरचना या देश का मानदंड, इन सब संविधान को कह सकते हैं। और यहाँ पे जो भूमि का मौलिक कानून है, तो भूमि से मतलब जिस भूमि में वो नियम लागू हो रहे हैं, जैसे कि हमारा भारत, तुम्हारे भारत भूमि में जो नियम लागू हो रहे हैं उनको कहेंगे संविधान। ठीक है, तो एक एक कीवर्ड जो मैंने नोट कर रखा है उनको अलग इंडिविजुअल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला है मौलिक कानून। मौलिक कानून मतलब फंडामेंटल लॉ कह सकते हैं इसको, फंडामेंटल लॉ। तो ये ऐसा कानून है जिसके आधार पर देश के बाकी कानून बनेंगे, उसको मौलिक कानून कहते हैं।
लेट तो अभी कुछ वॉइस का इशू है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कहाँ से बंद हुई है। संविधान की डेफिनेशन बताइए। संविधान को भूमि का मौलिक कानून, देश का सर्वोच्च कानून, देश का मूल कानून, सरकार का साधन या देश के नियम, राजनीति की मूल संरचना, देश का मानदंड आदि के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो भूमि का मौलिक कानून, तो भूमि से मतलब है कि जिस भूमि पर, जिस जगह पर वो कानून लगेगा, वो संविधान की बात कर रहा है। तो हमारी भूमि कौन सी है? भारत। तो भारत के संविधान की बात। इसी तरह से अलग अलग देशों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो देश का सर्वोच्च कानून, देश का मूल कानून, यहाँ पे जो भी है मौलिक कानून, सर्वोच्च कानून, जो भी कीवर्ड है मैंने अंडरलाइन कर दिया, उन सबको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। जैसे कि सबसे पहले भूमि का मौलिक कानून, तो मौलिक कानून मतलब फंडामेंटल लॉ। ठीक है, आधारभूत कानून यानी कि ऐसा कानून जिसके आधार पर देश के सभी बाकी सभी कानून बनते हैं या बनाए जाते हैं, मौलिक कानून कहते हैं। ठीक है, यानी कि जड़, उसका जो बेस क्या रहेगा, आधार क्या रहेगा, किस आधार पर बनाए जाएंगे मौलिक कानून, वो मेन रहने वाला है, उसी को कहेंगे मौलिक कानून। इसके बाद अगला टॉपिक है देश का सर्वोच्च कानून। तो देश में सबसे ऊपर संविधान है, इससे बड़ा कोई कानून नहीं। ठीक है, अब चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, न्यायपालिका, न्यायपालिका से मीत कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सबको संविधान मानना पड़ेगा, संविधान के अनुसार काम करना पड़ेगा। संविधान से बड़ा कोई नहीं, संविधान सबसे ऊपर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के विरुद्ध है। ठीक है, संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका उसकी जांच करके उसको रद्द कर सकती है। किस बेस पे? कि वो संविधान के विरुद्ध है। ठीक है, संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान के अनुसार होगा तभी वो मान्य होगा, वरना रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो संसद उसे क्या कर मतलब न्यायपालिका क्या कर सकती है? असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकती है। अगर एक लाइन में कहें तो संविधान सबसे ऊपर है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। अगर एक लाइन में कहें तो संविधान यही लिख दिया है कि देश में सबसे ऊपर संविधान है, तो संविधान सबसे ऊपर है, संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है मूल कानून। ये भी मूल और मौलिक मतलब लगभग लगभग दोनों का सेम ही मतलब है, मूल कानून या मौलिक कानून। तो ये भी एज इट इज कैसा रहने वाला है? फंडामेंटल लॉ के जैसा, यानी कि मौलिक कानून के जैसा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सरकार का साधन। मौलिक कानून सेम रहने वाला है, इसका मतलब बेस लॉ कह सकते हैं, कि इसको भी फंडामेंटल लॉ कहा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो सरकार का साधन से मतलब है कि संविधान ये भी तय करेगा कि सरकार कैसे बनेगी और सरकार कैसे चलेगी। क्या करेगा? यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट यानी संविधान ये तय करेगा कि सरकार कैसे बनेगी और कैसे चलेगी। संविधान तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी और सरकार कैसे चलेगी। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा और राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा? संसद कैसे चलेगी? न्यायपालिका कैसे काम करेगी? ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रपति कैसे चुनाएगा, संसद कैसे चलेगी, न्यायपालिका कैसे काम करेगी, इन सब का उत्तर किसके पास है? संविधान के पास। तो इन सब का जो आंसर है वो संविधान देता है। इन सब का उत्तर संविधान देता है।
ठीक है। तो इन सबका उत्तर संविधान के पास है। तो कहें कि सरकार चलाने का जो पूरा तरीका है वो संविधान में वर्णित है, यानी सरकार चलाने का पूरा तरीका संविधान में वर्णित है या संविधान में लिखा होता है। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया कि सरकार का साधन यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, कि संविधान तय करेगा कि सरकार कैसे बनेगी, संविधान तय करेगा सरकार कैसे चलेगी, और संविधान बताएगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, संसद कैसे चलेगी, न्यायपालिका कैसे काम करेगी। इन सब का उत्तर संविधान के पास है और सरकार चलाने का पूरा तरीका संविधान में वर्णित है। ठीक है। और अगला टॉपिक, ठीक है। और नियम की बात करें तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि जैसे स्कूल में नियम होता है, गेम्स में नियम होता है। गेम्स मतलब जैसे क्रिकेट, क्रिकेट के कुछ नियम होते हैं, चेस और यहाँ तक कि लूडो तक में नियम होते हैं। वैसे ही जैसे कि खेल में नियम होता है वैसे ही देश में भी नियम होते हैं। यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब इतना ही है। ठीक है। जैसे स्कूल के नियम, जैसे गेम के नियम, वैसे ही देश के नियम। फिर राजनीति की मूल संरचना, मूल संरचना में मेन बात क्या है कि ये तय होगा, ये पता चलेगा कि भारत लोकतांत्रिक होगा या राजतांत्रिक, या भारत में लोकतंत्र होगा, भारत में लोकतंत्र होगा या राजतंत्र। ठीक। एक बात कि मूल संरचना क्या है कि भारत लोकतंत्र होगा या राजतंत्र, भारत में लोकतंत्र होगा या राजतंत्र, या इसको लिख सकते हैं कि भारत लोकतंत्रात्मक होगा या राजतंत्रात्मक, एकात्मक होगा या संघीय, एकात्मक होगा या संघीय। ठीक है। संसदीय प्रणाली होगी या राष्ट्रपति प्रणाली, या राष्ट्रपति प्रणाली। ये सब क्या है, ये सब है मूल संरचना। ठीक है ना, फंडामेंटल स्ट्रक्चर या मेन स्ट्रक्चर। तो भारत लोकतंत्र होगा या राजतंत्र, भारत एकात्मक होगा या संघीय, संसदीय प्रणाली होगी या राष्ट्रपति प्रणाली। अब सब जो कीवर्ड आए हैं इनमें, जैसे लोकतंत्र, राजतंत्र, एकात्मक, संघीय, संसदीय प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली, इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने लिख रखा है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। ठीक है। ऐसी सरकार जिसमें लोग, जिसको लोगों ने चुना हो और लोगों के लिए चुना हो, उसको कहते हैं लोकतंत्र, यानी कि लोगों का शासन। ठीक है। तो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को कहें तो लोगों का शासन, लोगों का शासन, यानी ऐसा शासन जहां पे जो प्रतिनिधि है उसको जनता स्वयं चुने। ठीक है। ठीक है। तो जिस शासन व्यवस्था में जनता, जिस शासन व्यवस्था में जनता अपना प्रतिनिधि, अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है, लोकतंत्र कहते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। जैसे जैसे कि हम अपना वोट देकर विधायक अपने चुनते हैं या एमएलए सांसद चुनते हैं, जैसे हम अपना वोट देकर विधायक यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और सांसद
एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। ये उदाहरण है इस चीज का कि हमारा देश लोकतांत्रिक है या हमारे देश में लोकतंत्र है। ठीक है, कि हमको अपना अधिकार, हमको ये अधिकार मिला कि हम अपना वोट देकर अपने विधायक यानी कि एमएलए और सांसद एमपी को चुन सकें। ये क्या है? लोकतंत्र। अगर एक लाइन में कहें तो इसको कहेंगे कि जनता के द्वारा, जनता के द्वारा और जनता के लिए। ठीक है, जनता के द्वारा जनता के लिए जो चुनी हुई सरकार है, ये सब क्या? लोकतंत्र का उदाहरण है, इसको लोकतंत्र कहते हैं। क्लियर? दूसरा, राजतंत्र, मोनार्की। राजतंत्र का मतलब, जैसे यहाँ पे लोकतंत्र, लोक मतलब लोग यानी कि लोगों का शासन, वैसे राजतंत्र, राज मतलब राजा, राजा का शासन, राजा का शासन। जिस शासन व्यवस्था में राजा या रानी या ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा और रानी का शासन होता है उसको राजतंत्र कहते हैं। ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा या रानी का शासन हो उसे राजतंत्र कहते हैं, या उस शासन व्यवस्था को राजतंत्र कहते हैं। क्लियर? मोनार्की क्लियर? ठीक है, यानी कि एक लाइन में लिखें तो राजा का शासन इक्वल टू राजतंत्र। ठीक है, अब अगला टॉपिक, ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, लोकतंत्र और राजतंत्र। अब है एकात्मक शासन, यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, एकात्मक शासन उसको कहते हैं जिसमें देश की ज्यादातर शक्तियां केंद्र के पास हों, उसको एकात्मक शासन करेंगे। तो इसको लिखेंगे कि जिस देश में या जिस देश की अधिकांश शक्तियां केंद्र के पास हों। तो जिस देश की अधिकांश शक्तियां, जिस देश या जिस व्यवस्था कहें कि जिस व्यवस्था में अधिकांश शक्तियां केंद्र के पास हों। ठीक है, जिस देश में अधिकांश शक्तियां केंद्र के पास हों उसे एकात्मक शासन कहते हैं, उसे एकात्मक शासन, यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल है, वो है ब्रिटेन। जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन में यूनिटरी गवर्नमेंट है यानी कि एकात्मक शासन। ये दिख नहीं रहा होगा तो बता रहा हूं, एकात्मक शासन, यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी जिस देश में अधिकांश शक्तियां केंद्र के पास हो वो एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है, जैसे ब्रिटेन। अब संघीय शासन, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे संघीय शासन उसको कहेंगे जहां पर जो शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य यानी कि सेंटर ऑफ स्टेट दोनों को बांटी गई हो, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, उसे संघीय शासन कहते हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्य को यानी केंद्र और राज्य दोनों को संविधान के द्वारा बांटी गई हो, उसे संघीय शासन कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। और इसका उदाहरण है भारत। तो जब शक्तियां
केंद्र और राज्यों के बीच, जब शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा बांटी जाती हैं, जब शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा बांटी जाती हैं, उसे संघीय शासन, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे भारत, जैसे भारत, तो भारत में क्या है? भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, भारत में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अपने अपने अधिकार हैं, दोनों के अपने अपने अधिकार हैं। ठीक है, तो पूछा जाए कि यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? यूनिटरी गवर्नमेंट या एकात्मक शासन कहां पर है? ब्रिटेन में। और संघीय शासन कहां पर है? भारत में। तो संघीय शासन का एग्जाम्पल या उदाहरण हो गया भारत, और एकात्मक शासन का उदाहरण हो गया ब्रिटेन। अब अगला टॉपिक, संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम और राष्ट्रपति प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली उस व्यवस्था को कहते हैं कि जिस व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का वास्तविक प्रमुख है, जिस व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और जो मंत्रिपरिषद होती है वो केंद्र के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है वो केंद्र के प्रति उत्तरदायी, तो लिखें वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी, संसद के प्रति उत्तरदायी। ये शासन को क्या कह देंगे? संसदीय प्रणाली। यानी वास्तविक प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री, और जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? संसद के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। ऐसी व्यवस्था को संसदीय प्रणाली कहते हैं। तो इसमें लिखते हैं जिस व्यवस्था में प्रधानमंत्री जिस व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसे क्या कहेंगे? तो इसे संसदीय प्रणाली कहते हैं, संसदीय प्रणाली कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे अबे तो जैसे में आएगा ब्रिटेन और भारत।
ठीक है, तो जिस व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसी व्यवस्था को संसदीय प्रणाली कहते हैं। और उदाहरण है ब्रिटेन और भारत। तो संसदीय प्रणाली कहाँ है? ब्रिटेन और भारत में। अब एक पॉइंट नोट करने वाली है कि भारत में यहाँ पे एक चीज लिख ली कि प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख, तो भारत में जो वास्तविक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री। तो फिर राष्ट्रपति क्या है? तो राष्ट्रपति है संवैधानिक प्रमुख। तो भारत में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख हैं। क्लियर? संसदीय प्रणाली क्लियर। तो अब है लास्ट, आगे है राष्ट्रपति प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रणाली, इसमें भी दो पॉइंट कि ऐसी व्यवस्था जिसमें वास्तविक प्रमुख कौन हो? राष्ट्रपति। और कार्यपालिका का नेतृत्व कौन करेगा? कार्यपालिका का नेतृत्व भी या कार्यपालिका का प्रमुख भी राष्ट्रपति। जिसमें ये दोनों शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, उस व्यवस्था को राष्ट्रपतीय शासन कहते हैं, या राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं। राष्ट्रीय शासन तो अलग चीज हो जाएगी जो आपातकाल में लगाया जाता है, लेकिन ये हुआ राष्ट्रपति प्रणाली। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था यानी वास्तविक प्रमुख कौन हो? राष्ट्रपति। और कार्यपालिका नेतृत्व भी किसके हाथों में हो? कार्यपालिका का हेड कौन हो? राष्ट्रपति। तो ऐसी व्यवस्था को राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कि जिस व्यवस्था में राष्ट्रपति ही सरकार का वास्तविक प्रमुख और वही कार्यपालिका का नेतृत्व करता है, और वही कार्यपालिका का नेतृत्व करता है, इसको क्या कहेंगे? राष्ट्रपति प्रणाली कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका के हमने क्या सुना है? राष्ट्रपति कहीं भी जो काम है वो क्या मेन कौन? राष्ट्रपति। और एक लाइन और नोट कर सकते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति ही क्या है? वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है। ठीक है, अब मैं एक बार एक चीज दिखा देता हूं कि मैंने जैसे कि अभी बताया था हाँ, ये पॉइंट था जब हम पॉइंट किसके पढ़ रहे थे? हमने जो परिभाषा पढ़ी थी
संविधान क्या है उसकी जो परिभाषा में जो कीवर्ड थे, उन कीवर्ड में एक था राजनीतिक मूल संरचना, और इसके अंदर और कीवर्ड थे, क्या था, लोकतंत्र, राजतंत्र, एकात्मक, संघीय, संसदीय और राष्ट्रपति। ये 6 चीज थी। 6 चीजों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी समझा दिया है और आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगला टॉपिक कहां से है, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है वो यहां से आएगा। संविधान की परिभाषा में जैसे कि मौलिक कानून पढ़ लिया, सर्वोच्च कानून पढ़ लिया, देश का कानून, सरकार के नियम, राजनीतिक मूल संरचना ये पढ़ ली। अब लास्ट बचा है देश का मानदंड, तो अब पढ़ेंगे देश का मानदंड। देखिए मूलभूत मानदंड, तो मानदंड का मतलब होता है स्टैंडर्ड, मानक या कसौटी। तो जो सरकार का हर निर्णय जो है वो संविधान से या संविधान की कसौटी पर परखा जाता है, या संविधान के मानदंड पर, संविधान का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से है या नहीं, उसको कहेंगे कसौटी। तो सरकार का हर कार्य, सरकार का हर कार्य संविधान की कसौटी पर परखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड या मानक, ये कैसे चेक करेंगे उसको, ये सब कुछ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कि सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जिसमें कि जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया है जिसमें कि जो नागरिक हैं उसके मौलिक यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायपालिका क्या करेगी, उसकी जांच करेगी और उसको निरस्त कर देगी। जांच कैसे करेगी, संविधान के आधार पर। ठीक है, संविधान के अनुसार। तो यही है इसमें मानदंड हो गया। अगर एक लाइन में कहें कि तो जो संविधान क्या है इसके हिसाब से, तो संविधान सरकार के काम करने का सबसे बड़ा मानदंड है। सरकार, संविधान क्या है, संविधान सरकार के काम करने का सबसे बड़ा मानदंड है। सरकार जो काम करेगी वो उसी के अनुसार करेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो अब अगला टॉपिक है संविधान की आवश्यकता। पहला पढ़ लिया संविधान क्या है, दूसरा टॉपिक आ गया संविधान की आवश्यकता। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसके लिए क्या है कि देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो पहला तो ये हो गया देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। जैसे कि अगर देश में संविधान ना हो तो हर व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करेगा, इससे देश में अराजकता फैल सकती है। अर्थात संविधान देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखता है। ठीक है, तो अगर संविधान ना हो तो हर व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करेगा, मतलब अगर नियम ही नहीं होंगे, कानून ही नहीं होंगे, तो फिर क्या, एक तरह से जंगल राज हो जाएगा। जैसे कि जंगल में क्या होता है, जंगल में कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है उल्टा सीधे तरीके से। वही यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, संविधान के ना होने से देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब बात आती है कि अराजकता, अराजकता क्या होती है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, इसको भी मैं अलग से लिख चुका हूं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया सरकार के गठन और संचालन के लिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि संविधान बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, संविधान बताता है चुनाव कैसे होंगे, संविधान बताएगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होंगी, ये सब संविधान डिसाइड करता है। तो सरकार के गठन और संचालन के लिए पहला पॉइंट कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। दूसरा, सरकार के गठन और संचालन के लिए। सरकार के गठन और संचालन से मतलब है कि संविधान बताएगा कि सरकार कैसे बनेगी, चुनाव कैसे होंगे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होंगी। तीसरा पॉइंट, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। ठीक है, जैसे कि संविधान हमें कुछ अधिकार देता है या मौलिक अधिकार देता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। समानता के अधिकार से मतलब है कि सरकार मतलब भेदभाव नहीं करेगी हमारे साथ, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, या और भी है कुछ भी, तो किसी भी आधार पर हमसे कोई भी मतलब गरीबी और अमीरी के आधार पर किसी भी तरह से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसको बोलेंगे समानता। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब बोलने की आज़ादी, चल घूमने की आज़ादी,
बहुत सारी वो सारी चीजें हैं स्वतंत्रता के अधिकार में आती हैं, पढ़ने की आज़ादी और भी बहुत सारे हैं। वैसे ही एक लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब उपचार का मतलब इलाज होता है, तो यहाँ पे संवैधानिक इलाज की बात कर रहे हैं। तो ये भी मैंने नोट कर लिया है, संवैधानिक उपचार क्या होता है, इसको भी अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले अगला पॉइंट है कि सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए। अब सरकार की शक्तियां सीमित करना क्यों जरूरी है, तो देखते हैं कि अगर संविधान ना हो तो सरकार अपनी मनमानी कर सकती है। जैसे मान लो कि संविधान ना हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि संसद ने कोई कानून बना दिया जो मौलिक अधिकार के खिलाफ है, संविधान नहीं होगा तो वो कानून पास हो जाएगा, उसमें बाकी जो सारे नागरिक हैं उनके अधिकारों का हनन होगा। तो उन सब से बचाने के लिए या उन सबको रोकने के लिए क्या हुआ कि सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। तो संविधान सरकार से कहता है कि तुम्हें भी नियमों के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, तो संविधान कहता है कि सरकार को भी नियमों के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, कोई भी अपनी मर्जियां नहीं चलेंगी। और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करने के लिए, जैसे कि केंद्र, अभी बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, दो चीजें हैं हमारे पास, हमारे जो भारत में केंद्र और राज्य हैं। मान लो केंद्र अपनी मर्जी करेगा, मेरे पास शक्तियां हैं, मैं भी राज्य को भी मतलब हस्तक्षेप करेगा उसके कामों में, या राज्य उसको हस्तक्षेप नहीं करने देगा जहां जहां अधिकार है। तो संविधान ने क्या किया, उन दोनों के अपनी अपनी जो शक्तियां उनको बांट रखा है उस हिसाब से कि भारत में दो स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो संविधान तय करता है कि किसके पास कौन सी शक्तियां होंगी। तो केंद्र सरकार की शक्तियां बटी हुई हैं, राज्य सरकार की मिली हुई हैं, वो सब क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करने के लिए। तो एक पॉइंट हो गया ये। अगला, न्याय और समानता स्थापित करने के लिए। तो संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के साथ कानून के सामने समान व्यवहार हो। ठीक है, ये बात संविधान ही सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को के साथ कानून के सामने समान व्यवहार हो। तो अगर वन लाइनर देखें कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और सरकार का गठन व संचालन के लिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण के लिए, केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन के लिए, न्याय और समानता की स्थापना के लिए। अब जो दो कीवर्ड थे, अराजकता और संवैधानिक उपचार का अधिकार, उनको एक्सप्लेन करेंगे अभी। ठीक है, तो अराजकता किसको कहते हैं, अराजकता कहते हैं कि ऐसी स्थिति जहां नियम और कानून का पालन ना हो, हर व्यक्ति अपनी मनमर्जी करे या मनमानी करे, उस स्थिति को कहते हैं अराजकता। तो ऐसी स्थिति जहां नियम और कानून का पालन ना हो, ऐसी स्थिति जहां नियम और कानून का पालन ना हो, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, अराजकता कहते हैं। अराजकता कहते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया, अराजकता की ऐसी स्थिति जहां नियम कानून कुछ भी ना हो, सब अपनी मनमानी करें, उस स्थिति को कहेंगे अराजकता। अब आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, अब उपचार का अधिकार क्या होगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार का मतलब क्या होगा कि अगर सरकार का कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो आपको न्यायालय जाने का अधिकार है, और न्यायालय जाकर उसका सॉल्यूशन यानी कि उसका उपचार यानी अपने अधिकार वापस पाने का अधिकार है। इसी को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। ठीक है, यदि, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि सरकार का कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आपको अदालत जाने का अधिकार है और अपने अधिकार वापस पाने का अधिकार है। इस प्रोसेस को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। क्लियर, बोलो। तो इसको लिख लेते हैं, अगर सरकार का कोई व्यक्ति अगर सरकार का कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है
या उल्लंघन करता है तो आपको न्यायालय जाने और अपने अधिकार वापस पाने का अधिकार है। इसी को मौलिक उपचार का अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो इसी को संवैधानिक उपचार कहते हैं। क्लियर? जैसे मान लो कि तुम्हें बिना किसी कानूनी कारण के पुलिस गिरफ्तार कर ले। ठीक है, कि बिना किसी कानूनी कारण के पुलिस गिरफ्तार कर ले तो आप क्या करेंगे, अदालत जाएंगे और अदालत उसकी जांच करेगी और आपको रिहा कर देगी। तो ये क्या हो गया, संवैधानिक उपचार का अधिकार हो गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक कि संविधान के कार्य, दो तीन पढ़ चुके हैं, दो बातें जो संविधान का संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता। अब तीसरा पॉइंट आता है उसमें, संविधान के कार्य क्या है। तो संविधान के कार्य हैं, पहला पॉइंट कि सरकार का गठन और संचालन करना। फिर से वही चीज, संविधान के कार्य क्या है, आवश्यकता बड़ी वही कि संविधान बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, किसके पास कौन सी शक्तियां होंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट सरकार की शक्तियों को निर्धारण करना। जैसे संविधान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका तथा राज्यों की शक्तियां और सीमाएं तय करता है। ये सब कौन तय करेगा, संविधान तय करेगा। क्या तय करेगा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका, राज्यों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका, राज्यों, इन सबकी शक्तियां और सीमाएं तय करता है संविधान। अगला पॉइंट है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। जैसे कि मैंने अभी बताया, नागरिकों के अधिकार यानी नागरिकों के मौलिक अधिकार, यानी संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है, उनकी रक्षा भी करेगा संविधान। अगला पॉइंट कानून का सर्वोच्च आधार प्रदान करना, कि देश के सभी कानून संविधान के अनुसार बनाए जाते हैं। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो उसे न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई ऐसा कानून बन गया है जो संविधान के विरुद्ध है तो उसको न्यायालय असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर देगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करना, तो संविधान तय करेगा कि कौन सा विषय केंद्र के पास होगा, कौन सा विषय केंद्र के पास होगा और कौन सा राज्य के पास, ये कौन डिसाइड करेगा, संविधान तय करेगा। अगला पॉइंट न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना करना, यानी संविधान इन मूल्यों के आधार पर समाज और शासन को दिशा देता है। तो संविधान के कार्य, तीसरा टॉपिक कंप्लीट। अब अगला टॉपिक है, हाँ अब इनको वन लाइन में पढ़ेंगे। संविधान के कार्य कि सरकार का गठन व संचालन, शक्तियों का निर्धारण, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, कानून का सर्वोच्च आधार, केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन और न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की स्थापना। अब फोर्थ है, क्या हुआ, संविधान की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं, पहली है संक्षिप्तता यानी ब्रेविटी। संक्षिप्तता का मतलब होता है कंसाइज करना, कि संविधान अनावश्यक रूप से लंबा नहीं है। यानी संविधान जो इतना बड़ा है उसमें ऐसा नहीं है कि अनावश्यक रूप से कोई अनावश्यक बात लिखी हो, बल्कि जितना जरूरी है उतना ही होना चाहिए। यानी कि जितना संविधान जरूरी है उतना ही है, अनावश्यक रूप से लंबा नहीं है, इसको कहते हैं संक्षिप्तता। दूसरा स्पष्टता यानी क्लैरिटी, संविधान की भाषा सरल और साफ होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। मान लो कोई ऐसी भाषा उसमें लिखी हुई है जिसको हर व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है, तो उसको उसके अधिकार या उसकी जो चीजें, शक्तियां, बाकी चीजें कैसे पता चलेंगी। फिर निश्चितता यानी सर्टेनिटी, संविधान के नियमों का एक ही स्पष्ट अर्थ होना चाहिए, अलग अलग अर्थ नहीं निकलने चाहिए। ये पॉइंट बढ़िया है कि संविधान के नियमों का एक ही स्पष्ट अर्थ होना चाहिए। संविधान के जो भी नियम है उनका मतलब एक ही होगा, अलग अलग अर्थ नहीं हो सकते। तो व्यापकता यानी कंप्रहेंसिव, संविधान में सरकार की शक्तियां, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य सभी महत्वपूर्ण बातें शामिल होनी चाहिए। संविधान में सरकार की शक्तियां, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य सभी महत्वपूर्ण बातें शामिल होनी चाहिए। और उपयुक्तता सुटेबिलिटी, यानी संविधान देश की परिस्थितियों, संस्कृति, इतिहास और लोगों की जरूरतें के अनुसार होना चाहिए। लास्ट पॉइंट स्थिरता स्टेबिलिटी, यानी संविधान में, लास्ट नहीं है सिक्स्थ है, संविधान में बार बार बदलाव नहीं होने चाहिए ताकि स्थिरता बनी रहे।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि बार बार जब भी मन किया संविधान बदल दिया। और अनुकूलनशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी या एडेप्टेबिलिटी, तो समय और परिस्थितियों के अनुसार जरूरी संशोधन किया जा सके ताकि संविधान हमेशा प्रासंगिक रहे। ठीक है, वो इसलिए जैसे कि जो जब संविधान बना था तो उसके बाद उस टाइम पे परिस्थितियां कुछ नहीं होंगी और संविधान निर्माताओं को पता था कि बाद में परिस्थितियां चेंज होंगी, तो उन परिस्थितियों के अनुसार से संविधान में परिवर्तन करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो उस जरूरत के लिए उनको पता था कि चीजें चेंज करनी बहुत जरूरी होंगी, इसलिए उन्होंने क्या बनाया, अनुकूलनशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी समय और परिस्थितियों के अनुसार जरूरी संशोधन किए जा सकें ताकि संविधान हमेशा प्रासंगिक रहे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। इसी की ये बातें हैं कि हाँ, अभी क्या पढ़ रहे थे हम, विशेषताएं है ना। हाँ, तो विशेषताओं में ही ये वाले पॉइंट हैं कि भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये फैक्ट हो गए, यहां से फैक्ट शुरू हो गए। फैक्ट एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान में यानी भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है, पहली बात। दूसरा, मूल रूप से 1949 यानी संविधान में प्रस्तावना, जिसमें क्या थे, प्रस्तावना प्रिम्बल, जो कि परिचय, जिसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं संविधान का, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी 1949 में? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जरूरी पॉइंट है। फिर वर्तमान में, अब अभी की बात कर रहे हैं, वर्तमान में कितने हैं? 448 अनुच्छेद, कुछ किताब में 450 भी लिखा हुआ है, और 25 भाग, 12 अनुसूचियां हैं। पहले 22 भाग थे, 3 भाग बढ़ा दिए गए हैं, अब भाग हो गए हैं 25। अनुसूचियां 8 थी, 4 अनुसूचियां बढ़ गई हैं, अब अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। और अनुच्छेद 395 थे, तो 395 से अनुच्छेद बढ़कर हो गए हैं 448। क्लियर? फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 को मिनी संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को, जो कि 1976 में हुआ था। क्लियर? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया इसमें। ठीक है, और भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला स्वरूप है। ठीक है, भारतीय संविधान ना तो इतना लचीला है कि उसको बिना किसी मतलब ऐसे ही चेंज किया जा सके आसानी से, और ना इतना कठोर है कि जरूरत पड़ने पर चेंज ना किया जा सके। तो वो क्या है? मिला जुला स्वरूप है। और यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये हो गई संविधान की विशेषताएं, और ये जो पॉइंट है ये सब जरूरी पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब आगे मैंने बहुत सारे जो परिचय में बहुत सारे फैक्ट हैं, डेट्स हैं, वो लगा रखे हैं, अब उसको पढ़ते हैं। हाँ, अभी लास्ट पॉइंट रह गया है पहले कि संविधान का वर्गीकरण यानी संविधान के प्रकार, संविधान को कैसे बांटा गया है। तो संविधान को बांटा गया है, जैसे पहला पॉइंट है विकसित और अधिनियमित, यानी विकसित और अधिनियमित। अब विकसित संविधान क्या होता है? धीरे धीरे परंपराओं प्रथाओं और न्यायालय के निर्णयों से विकसित होता है, उसको कहेंगे विकसित संविधान। जैसे कि ब्रिटेन। ठीक है, तो विकसित संविधान क्या है कि धीरे धीरे परंपराओं प्रथाओं और न्यायालयों के निर्णयों से विकसित होता है, जैसे ब्रिटेन। इसका उदाहरण है विकसित संविधान का ब्रिटेन। दूसरा, अधिनियमित संविधान, तो एक संविधान सभा या विशेष निकाय द्वारा एक समय में लिखकर बनाया जाता है। एक संविधान सभा या विशेष निकाय द्वारा एक समय में लिखकर बनाया जाता है, जैसा कि हमारा बनाया गया, संविधान सभा द्वारा बनाया गया है और एक समय में उसको बनाया गया, तो ये कहलाता है अधिनियमित संविधान। इसके अंतर्गत इसमें कौन थे एग्जाम्पल है? भारत और अमेरिका। दूसरा, लिखित और अलिखित। लिखित और अलिखित, तो लिखित संविधान क्या है? जिसके नियम एक लिखित दस्तावेज में होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ एक पुस्तक है उसमें नियम लिखे हुए हैं जिसको संविधान कहते हैं। तो जिसके नियम एक लिखित दस्तावेज में होते हैं उसको कहते हैं लिखित संविधान, और इसका उदाहरण है भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका यानी लिखित संविधान कहाँ का? तो भारत और अमेरिका। दूसरा, अलिखित संविधान, जिसके नियम परंपराओं प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों पर आधारित होते हैं। न्यायिक निर्णयों पर, ये पूरा एक ही है, आधारित होते हैं। उदाहरण है ब्रिटेन। क्लियर? और अनम्य यानी कि रिजिड और लचीला फ्लेक्सिबल। अनम्य संविधान का मतलब है कि जिसमें संशोधन करना कठिन होता है,
जिसमें संशोधन करना कठिन होता है उसको अनम्य कहते हैं या रिजिड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका का संविधान कैसा है? अनम्य, रिजिड है, ठीक है, वहां पे संशोधन करना कठिन है। और लचीला संविधान क्या? फ्लेक्सिबल, जिसमें संशोधन करना आसान होता है, वो कैसा है? ब्रिटेन का। हमारा लचीला भी नहीं है ना हमारा कठोर है, दोनों का मिला जुला स्वरूप है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि संघीय यानी फेडरल और एकात्मक, यूनिटरी। यूनिटरी वर्ड का मैंने अभी समझाया था और फेडरल भी समझाया था। तो संघीय संविधान क्या होगा कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, जैसा कि हमारे देश में है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। उदाहरण अमेरिका और भारत, यानी अमेरिका और भारत में ऐसा है। और एकात्मक संविधान यानी अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, उदाहरण है ब्रिटेन। इसके बाद आता है कार्य विधि परक, प्रोसीडरल और निर्देशात्मक, डायरेक्टिव। तो कार्य विधि परक है कि सरकार कैसे काम करेगी इसकी प्रक्रिया बताता है, क्लियर, सरकार कैसे काम करेगी इसकी प्रक्रिया बताता है। और निर्देशात्मक सरकार किस दिशा और उद्देश्य से काम करेगी यह बताता है। तो ये भी क्लियर होगा कि कार्य विधि परक क्या होता है कि सरकार कैसे काम करेगी यह प्रक्रिया बताएगा। और निर्देशात्मक में सरकार किस दिशा और उद्देश्य से काम करेगी यह बताती है। ये कुछ नहीं है। अब वन लाइनर फैक्ट है, ठीक है, तो वन लाइनर फैक्ट को देख लेते हैं कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1934 में एम एन राय ने की। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की? एम एन राय ने। कब की? 1934 में। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1934 में एम एन रॉय ने की। एक क्वेश्चन। दूसरा, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की आधिकारिक मांग की। तो आधिकारिक मांग सबसे पहले किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और कब की? 1935 में, ठीक है। फिर आया अगस्त प्रताप, 1940 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग स्वीकार किया। तो मांग स्वीकार कब की गई ब्रिटिश सरकार द्वारा? अगस्त प्रस्ताव में, 1940 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग स्वीकार की। अगला पॉइंट, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। अगला पांचवा, संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो संविधान की जो प्रस्तावना उसका आधार कौन बना? उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान निर्माण के लिए 13 समितियां गठित हुई। कितनी समितियां गठित हुई? 13 समितियां गठित हुई। तो संविधान सभा के लिए, संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियां थी? 13। प्रारूप ड्राफ्टिंग समिति का गठन 19 अगस्त 1947 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कितने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये जो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें लिख लो, सदस्य थे 7। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। फिर कि भारतीय संविधान के जनक या मुख्य शिल्पकार कौन थे? किसको कहते हैं? डॉक्टर वी आर अंबेडकर। संविधान सभा में प्रारंभ में 389 यानी 389 सदस्य थे। क्लियर? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और आगे है कि संविधान सभा में, वही वाला हो गया सेम, संविधान सभा में प्रारंभ में 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। प्रारंभ में कितने थे? 389, 389। और संविधान सभा ने 11 सत्रों में कुल 165 दिनों तक बैठक की। ठीक है, 11 सत्रों में कुल 165 दिनों तक बैठक की। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड है सत्र। तो सत्र कहते हैं कि जो बैठक होती है कई दिनों तक चलने वाली बैठकों का दौर, कई दिनों तक चलने वाली बैठकों का
दौर। जैसे मान लो कोई एक सत्र डिसाइड किया कि एक सत्र में, मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक सत्र में सोचा कि 10 बैठ के कर लेते हैं, तो 10 दिनों तो एक सत्र चलेगा, बाकी कुछ दिनों के बाद दूसरा सत्र, इस टाइप से ये सत्र का मतलब हुआ। तो संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। किसने किया, डॉक्टर अंबेडकर ने किया। कब किया, 4 नवंबर 1948 को। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, एडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। और अंगीकृत कब हुआ, 26 नवंबर 1949। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर। 26 जनवरी को क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो 26 जनवरी ही क्यों रखी डेट, उसका कारण है 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन किसके रूप में अपनाया गया, राष्ट्रगान के रूप में। फिर 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्ज मिला, गीत का दर्जा मिला। कब, 24 जनवरी को, सेम डेट। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। कब, 24 जनवरी 1950 को। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947। आगे, मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। ये रिपीट हो गया, एक बार पहले ही विशेषताओं में पढ़ा चुका हूं, लेकिन दोबारा से देख लेते हैं। और वर्तमान में कितने हैं, 25 भाग हैं। यानी भाग पहले कितने थे, 22, अब भाग हो गए 25। तो कितने भाग बढ़ गए, 3 भाग बढ़ा दिए गए हैं। और 448 अनुच्छेद हैं, 395 से बढ़कर 448। कुछ पुस्तकों में 450 भी लिखा हुआ है। और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बढ़ गई हैं। भारत संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का, ये तो पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। कहा जाता है कि इसका 70% हिस्सा संविधान में शामिल है। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था एवं न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहां से लिया गया है, अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था एवं न्यायिक पुनरावलोकन का विचार अमेरिका से लिया गया है। अब संविधान की प्रस्तावना, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान का परिचय मानी जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ संविधान या इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रेम्बल, संविधान प्रस्तावना। प्रस्तावना शुरू से ही संविधान का भाग थी। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। क्या क्या जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 53 अनुच्छेदों तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। यानी 42वें संशोधन में क्या हुआ, तो 53 अनुच्छेदों और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है, हृदय एवं आत्मा। इस टाइप के कई क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। और आगे, संविधान की मूल प्रति में जो भाषा यूज हुई है वो है हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में हस्तलिखित है। और संविधान की मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी। संविधान की मूल प्रति का चित्रांकन किसने किया, नंदलाल बोस एवं उनकी टीम ने किया। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में प्रस्तावना को ही संविधान का अभिन्न अंग माना गया। कब माना गया प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग, 1973। कौन से बाद में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और भारतीय संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से, यानी कि सबसे पहले जो शुरुआत है वो प्रस्तावना से, और अंत 12वीं अनुसूची से होता है। आज की क्लास का जो कंटेंट था, मतलब पूरे यहीं पे क्लास हो गई। अब मैं आगे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, 10 क्वेश्चन, उनको और देख लेते हैं। ठीक है, तो अब कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। मैंने 10 एमसीक्यू तैयार किए हैं।
तो पहला है कि भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। अभी पढ़ा है मैंने, भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट कब किया गया था। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। अभी बताया था मैंने, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, जो सब अभी पढ़ाया उन सभी में ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो दूसरा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा है वो थे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्ट कमेटी के। ठीक है, और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इसका आंसर है बी एन राव। सभी बताए हैं, सभी जो अभी इसमें फैक्ट कराए, जो 45 क्वेश्चन कराए हैं, 45 वन लाइनर जो फैक्ट दिए उन सब में ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। प्रारूप समिति जो अंबेडकर वाली थी, डॉक्टर अंबेडकर वाली जो कमेटी थी, उसका आंसर है 29 अगस्त 1947। ठीक है, जिसकी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर वी आर अंबेडकर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, अभी बताया था, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। और भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है। इसमें सबसे अधिक संशोधन है, या इसमें सबसे अधिक भाग अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं, या यह सबसे पहले बनाया गया संविधान है, या यह सबसे कठोर है। तो ना ही अधिक संशोधन है, ना ही कठोर संविधान है, और ना ही पहले। तो ये क्या होगा, सबसे अधिक भाग हैं, अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां हैं, इसलिए सबसे लंबा संविधान या सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है। अब भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः कठोर है, ना ही पूर्णतः लचीला। यह कथन किस संविधान की विशेषता को दर्शाता है। तो ऐसा संविधान कहां पे है। ठीक है, भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः कठोर है, ना ही पूर्णतः लचीला। यह कथन किस संविधान की विशेषता को दर्शाता है। तो अमेरिकी संविधान। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहें कि यहाँ पे भारतीय संविधान, तो यहाँ पे भी भारतीय होगा, लेकिन अगर इसको हटा दें कि एक संविधान, ऐसा संविधान जो ना तो पूर्णतः कठोर है, ना ही पूर्णतः लचीला, वो किस संविधान, कहाँ का संविधान है। तो भारतीय संविधान है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को किस नाम से जाना जाता है। लघु संविधान, मिनी संविधान, जन संविधान, समाजवादी संविधान। अभी मैंने पढ़ाया था, क्या होगा, मिनी संविधान। भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है। अभी बताया था, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। लास्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा। हृदय और आत्मा, यानी संविधान का हृदय और आत्मा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। बढ़िया, थैंक यू।